हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी सर्कल में। आज हम जानेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, यूपीटेट, सीटेट, डीएसएसबी और आने वाली केवीएस की इंपॉर्टेंट वैकेंसी के लिए पीआरटी की जगह आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम जानेंगे इसमें क्या क्या। पहले हम जानेंगे जीन पियाजे के बारे में कि वो कौन थे और क्या करते थे। फिर हम जानेंगे व्हाट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है, जीन पियाजे कहते हैं। पहला है अबाउट जीन पियाजे, जीन पियाजे के बारे में। तो पहला पॉइंट कि जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड एक नोटेबल पॉइंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी टेट वगैरह, ये रीट में किस जीन पियाजे किस कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। और दूसरा पॉइंट, जीन पियाजे ने मनोवैज्ञानिक शिक्षण के दौरान अल्फ्रेड विने के निर्देशन में फ्रेंच के बालकों के बुद्धि परीक्षण पर भी कार्य किया। अल्फ्रेड विने को तो आप जानते ही होंगे, ये इन्हें कहा जाता है बुद्धि लब्धि परीक्षण का पितामह। इन्होंने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया था। और अगला पॉइंट, इन्होंने अपने 3 बच्चों पर ही प्रयोग किया और संज्ञानात्मक विकास का प्रत्यय दिया। मतलब इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था, न कि किसी और के बच्चों पर किया था। ये जो आपको दिख रहा है, ये जीन पियाजे की फैमिली है और ये जो 3 बच्चे हैं ये ही हैं। इन्हीं पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का मतलब क्या है? जब हम जान जाते हैं विकासात्मक, जैसे कि बच्चे का विकास किस अवस्था में होना है, तो सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया था इस पर विकासात्मक मनोविज्ञान। उन्होंने बच्चे के मन को जाना, तब उसको बस विकासात्मक मनोविज्ञान कहा। तो अब पहले जानते हैं कि हम कॉग्निशन क्या होता है। व्हाट इज कॉग्निशन। आपने जब आप वो कर रहे होंगे बीएड या भी किसी या कोई डिप्लोमा या कोई अपना बीएलएड डीएलएड, तो बहुत बार सुना होगा कि अपने शिक्षकों के व्हाट इज कॉग्निशन। संज्ञान, संज्ञान और ज्ञान, संज्ञान और ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है? ज्ञान और संज्ञान में क्या अंतर है? लेकिन कभी ये समझ में नहीं आता था कि हम ज्ञान को किस कैटेगरी में क्यों, संज्ञान क्या करके सिर्फ शब्द लगाने से इसका अर्थ भी बदल जाता। तो सीधा सीधा सा है, संज्ञान में चेतन और अचेतन, कॉन्सियस और नॉन कॉन्सियस दोनों प्रक्रिया शामिल होती हैं। इसमें सीखने, ध्यान, स्मृति, भाषा, तर्क, ज्ञान, निर्णय लेना जैसी विभिन्न मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं। हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं तो अपने उसमें हम रीजनिंग लगाते हैं, उसे प्रिसीविंग करते हैं, इवेल्युएटिंग करते हैं, रिमेंबरिंग भी करते हैं, लर्निंग करते हैं। उससे जब भी कोई काम करते हैं तो उससे सीखते हैं हम, और बाद में उसे जज भी करते हैं। मेन चीज़ होता है जैसे लास्ट में हम उसे इवेल्युएट करते हैं, कोई जा रहा है या कोई कोई काम किया हमने, तो उसे हम इवेल्युएट करते हैं कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया या एवरेज किया या कैसा किया, और उसे फिर हम याद करने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं, और फिर उसी से हम सीखते हैं। उसे करने के लिए हम रीजनिंग भी लगाते हैं और प्रिसीविंग करते हैं। उसे रख रखाव के लिए प्रिसीविंग भी करते हैं, और अच्छे अच्छे चीज़ें सीखने के लिए, सिखाने के लिए उसे हम तर्क संगत का प्रयोग भी करते हैं। तो इसे हम संज्ञान कहते हैं। और ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान आपने पढ़ा होगा जब आप बीएड या अपने को एकेडमिक सेशन में जब होंगे कि ज्ञान एक डेफिनेशन दी जाती थी, नॉलेज इज अ कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही ज्ञान है। अब आप उसे कैसे भी और कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो ज्ञान कहलाता है। ये हमारे मस्तिष्क में चलने वाली प्रक्रियाओं का समावेश होता है संज्ञान। और ज्ञान हमारी इन्फॉर्मेशन को एक क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए प्रोसेस को ही हम ज्ञान कहते हैं, या उसे अपने माइंड में कलेक्शन इन्फॉर्मेशन को ही ज्ञान कहते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि ये मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ, ये तो संज्ञान है और इसके अंदर हम रख सकते हैं ज्ञान को। ये संज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है। ये दोनों चीज़ें ही आपस में रिलेटेड है। अब ये नहीं कह सकते कि ये ज्ञान अलग है संज्ञान से। ज्ञान संज्ञान से अलग नहीं है, संज्ञान का ये एक पार्ट है। संज्ञान एक ब्रॉड टर्म है, ज्ञान जबकि एक नैरो टर्म है। समझ गए आप लोग? तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निशन जो होता है, तो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक, जब बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की शुरुआत होती है तो किस तरीके से शुरुआत होती है, उसमें कहाँ से शुरुआत होती है, उसके बारे में जानते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में 2 मुख्य बातों का महत्वपूर्ण माना है। 2 मुख्य बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है अडेप्टेशन या अनुकूलन। अब ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते ही हैं पहले से, अनुकूलन चलिए हम समझते हैं आगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन से तात्पर्य बुद्धि से विभिन्न क्रियाओं से प्रत्यक्षीकरण, क्या प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, डायरेक्टली जाके कहीं सीखते हैं, हम देख के सीखते हैं और फिर उसे स्मृति करते हैं, फिर उसके बारे में चिंतन या मनन करते हैं, और फिर तर्क करके अपना तर्क कहते हैं कि तर्क वितर्क करते हैं, उसके बारे में तर्क देते हैं अपना। सभी ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, न कि अलग अलग करते हैं। इसी को जीन पियाजे ने ऑर्गेनाइजेशन कहा है। ऑर्गेनाइजेशन का है ये सभी चीज़ें एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, न कि अलग अलग कार्य करती हैं। अब आपने समझा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है।
ऑर्गेनाइजेशन की हमारी सारी बुद्धि प्रक्रिया में जो होने वाला चिंतन, तर्क और प्रत्यक्षीकरण, सीखना, वो सभी चीज़ एक साथ मिलकर काम करनी करेगी, अलग अलग नहीं काम करेंगे कि हमारे साथ ये अलग हम जाके सीखें और कहीं जाके हम उसके लिए तर्क वितर्क कर रहे हैं किसी और जगह पे जाके, वो कभी मान रहे नॉन सेंस के लगभग हो जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए अब जानते हैं हम अडेप्टेशन के बारे में। अडेप्टेशन के बारे में आपने सुना होगा बहुत पहले, जैसे आप 11th-12th में होंगे, भाई वाले ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अडेप्टेशन के लिए एक हमारे मारे जाते हैं, वो एक अडेप्टेशन की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने एक वो दिया था, कोटेशन दी थी कि जो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार जितना अच्छा अनुकूलन कर लेगा वही जीवित रह पाएगा, वही जीवित रह पाएगा। तो डार्विन ने, ये शायद डार्विन ने कहा था, डार्विन हमने पढ़ते थे 11th में जब कि और जब जिराफ का डेवलपमेंट होता था तो उसकी गर्दन पहले छोटी थी, फिर बड़ी होती गई, फिर और बड़ी होती गई, और बड़ी होती गई, ये अडेप्टेशन था। अडेप्टेशन उन्होंने कहा था, ये कोटेशन बहुत अच्छा है, इसे आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि व्यक्ति प्रकृति के साथ जितनी अच्छी तरीके से अनुकूलन करेगा वही जीवित रह पाएगा। मतलब अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें वातावरण में सीखने के लिए एक मौका देती है कि आप वातावरण के साथ ढलिए और अपने आप को एडजस्ट कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं रह जाएंगे, तो आप बिल्कुल पत्थर के समान, कोई आपको नहीं पूछेगा। तो उन्होंने किस एस्पेक्ट में कहा, उन्होंने कहा था फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट एनवायरनमेंट के बारे में। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि हम मेंटली कैसे एडेप्ट कर सकते हैं, मेंटली कैसे अपने आप को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और मेंटली कैसे वो कर सकते हैं। अब मेंटली कर सकते हैं तो उन्होंने बच्चों के बारे में कहा था कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो शुरू से ही अडेप्टेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। शुरू से ही पियाजे के अनुसार बच्चे अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने एनवायरनमेंट के साथ घुलने मिलने की और उससे इंटरेक्शन, मतलब उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है। बालक प्रारंभिक जीवन में ही अनुकूलन करने लगता है। प्रारंभिक जीवन का मतलब जब वो शरीर पैदा हुआ है और तो आगे जाके इंटरेक्शन हुआ है उसके, देखते हैं कोई उसे हंसा रहा है, कोई उसे कर रहा है, वो पता नहीं क्या क्या अपने माइंड में वो घुमाता रहता है चीज़ें, तो उसे अपने अंदर ही अडेप्टेशन करना है कि मेरा माइंड ऐसे कैसे किया जाता है। तो और फिर प्याजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को दो भागों में बांटा है। बच्चे के लिए प्याजे ने अडेप्टेशन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा है। पहला है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, और दूसरा है अकोमोडेशन, समंजन। समंजन मतलब समंजन एक ऐसी प्रक्रिया का अकोमोडेशन। पहले हम समझते हैं आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए, इस शब्द पे गौर करना, नए ज्ञान को नए ज्ञानों को पूर्ण योजना में शामिल या जोड़कर व्यवस्थित करता है, अपने नया ज्ञान बनाता है और उसमें उससे सब चीज़ को जोड़ के एक अपनी योजना या पूर्ण ज्ञान योजना विकसित करता है, नया ज्ञान बनाता है। कहीं जाके, कहीं गया, घूमने गया तो वहाँ पे नया ज्ञान बनाता है। जैसे कि बच्चे घूमने जाते हैं, अपने पिकनिक के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, और अगर कहीं लेक भी है तो लेक में भी रिलेट करते हैं कि हम पिकनिक के लिए जाते हैं, तो भी कहीं बीच पर भी जाते हैं, तो ज्ञान वो जोड़ता है कि हमें बीच पे रेत मिलेगा, ये मिलेगा, वो उसका कंसेप्ट बन जाता है। लेकिन अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती ज्ञान, पुरानी ज्ञान की संरचना या मानसिक प्रक्रिया में सुधार लाता है या परिवर्तन करता है। परिवर्तन की, अब जैसे मान लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही अच्छा। तो चलिए समझते हैं पूरी अडेप्टेशन की पूरी प्रक्रिया को एक डायग्राम के द्वारा। जैसे मैंने बताया कि एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन है किसी नए ज्ञान को बनाना, अपने माइंड में किसी नए ज्ञान को बनाना। वो इक्विलिब्रियम करेगा क्योंकि वो इक्विलिब्रेट है, मतलब वो अपने ज्ञान को लेकर संतुष्ट है कि ये इतना होता है और ऐसे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे के एस्पेक्ट में है ये सारी चीज़ें कि कोई बच्चा है, उसने पहले एक कुत्ता देखा, कि उसकी चार टांगें हैं, पूंछ भी है और मुंह भी है उसका, ठीक है। फिर उसने एक गाय देखी, उसकी भी चार टांगें हैं। ये जो कुत्ता देखा है उसने, ये पूरा एसिमिलेशन है, उसका कंसेप्ट है कि मैंने कुत्ता देखा, चार, वो कुत्ते की चार टांग होती है, पूंछ होती है और मुंह होता है, और एक्सेट्रा, उसने जो भी उसमें कुछ देखा। लेकिन वो एक्विलिब्रेट ऐसे लेकर के इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता, और सब आगे जाके उसे पता चलता है। फिर उसने एक गाय को देखा, उसकी भी चार टांगे हैं और पूंछ भी और मुंह भी है उसका। उसके लिए नई सिचुएशन बनी फिर कि इसका भी चार टांगे और पूंछ भी और वो मुंह भी है इसका, तो वो डिसइक्विलिब्रेट हो गया। फिर उसके डिसइक्विलिब्रेट मतलब वो संतुलन में नहीं रहा, पहले वो संतुलन में था अपने नॉलेज को लेकर, अपने कंसेप्ट को लेकर कि उस हर दिन इसके ये होता है, कुत्ते के ये होता है। और उसने फिर गाय को भी देखा तो उसको वही चीज़ें मिली, फिर उसको वो असंतुलित हो गया। किसी ने उसे बताया कि ये गाय है और ये कुत्ता है, ये डॉग है और ये काव है, तो उसको जो समझने में जब टाइम लगा वो डिसइक्विलिब्रियम का पीरियड था। लेकिन जब वो अपने कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर था, वो एक नई सिचुएशन, वो इक्विलिब्रेट था। और जब उसने गाय को देखा, उसके भी चार टांग और हाथ पैर, वो मतलब पूंछ, चार टांग और मुंह था, तो उसके लिए नई सिचुएशन रही, वो डिसइक्विलिब्रेट बना। और किसी ने उसे बताया कि ये इसके भी ऐसा होता है, और क्या उसने या फिर उसने खुद ही सोचा कि नहीं, कुत्ते के, डॉग के तो होता ही होता है, गाय के भी चार टांग,
पूछ और मुंह होता है। तो उसने क्या किया, अपनी पुरानी नॉलेज में नई चीज़ को जोड़ लिया, और वो नई चीज़ को जोड़ना ही अकोमोडेशन कहलाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने जो प्रयोग किए थे बच्चों पर, तो उन्होंने चार स्टेज दी थी कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज दी थी। ये अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अवस्था पहले वाली अवस्था लास्ट में पहुंच जाएगी, या लास्ट वाली अवस्था पहले आ जाएगी, या बीच वाली बाद में पहुंच जाएगी, या कभी आ जाएगी। ये एक दूसरे पर डिपेंड होती है कि ये उसके बाद ही आएगी, आश्रित होती हैं। ये निरंतर चलती रहती है, ये कंटिन्यू चलती रहती हैं। इन्होंने कितनी थी? 4। पहली का नाम क्या था? संवेगी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये बर्थ से 2 ईयर तक था। कभी बच्चे समझ लेते हैं ये कभी कभी 0 से 2 ईयर था। 0 तो कोई वो नहीं होता ना कि 0 पीरियड होता है कभी, तो बच्चे का 0 पीरियड है इसका हम वो करते हैं। बर्थ से 2 पीरियड जब वो उसमें होता है, प्री नेटल स्टेज में होता है, तो वो वहाँ से तो ही काम करते हैं, उसमें होता है डेवलपमेंट, वहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन ये संज्ञानात्मक डेवलपमेंट वहाँ नहीं होता। संज्ञानात्मक डेवलपमेंट उसका बाहर जो बर्थ के बाद जब होता है, इन्वायरमेंट में जब होता है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष तक चलने वाली स्टेज है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि 2 से 7 वर्ष तक चलने वाली प्याज की किस अवस्था का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फैक्टर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा एडेप्टेशन के बारे में। सीटेट में जब जाएंगे तो एडेप्टेशन के बारे में पूछेगा। अभी जो पेपर हुए हैं उनमें पूछा गया था, लगभग पाँच क्वेश्चन आए थे उसमें जीन प्याजे से। उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि प्याजे के अनुसार किस जैविक प्रक्रिया के कारण, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण बच्चा अपने आप को संतुलित कर पाता है, तो वो एडेप्टेशन था। और ये भी आया था कि जीन प्याजे ने अपने आप किस पे प्रयोग किया था या कैसे प्रयोग किया था। बहुत बार क्वेश्चन आया था सीटेट में इसको। और लेकिन जब आप कंसेप्चुअली समझ के जाएंगे ना, तो आप सब चीज़ ऐसे ही समझेंगे जैसे कि हम आप पेपर में हमने खुद पेपर बनाया। और तीसरी स्टेज दी थी ना, मूर्त क्रिया काल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। इस टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज क्यों, आगे पढ़ेंगे, अभी जानेंगे। चौथी स्टेज थी इन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 साल से एडल्टहुड तक चलती है। आगे कोई नहीं, वो उन्होंने कहा था कि एडल्टहुड को कितनी में बांटे, नहीं, उन्होंने कहा सीधी एडल्टहुड तक चलती है। तो पहली स्टेज पढ़ते हैं आप, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में कहा कि बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों, गंधों आदि का अनुभव करता है। हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी। वो सुनता है, गंध लेता है, स्पर्श करता है, और किसी चीज़ को रस लेता है, मतलब आज चीज़ का अनुभव करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह सीखता है। इस अवस्था में बच्चे बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक अवस्था मतलब मोटर स्किल से करते हैं। गत्यात्मक मतलब वो रोके करते हैं, और कहीं बैठ के करते हैं। और जब भाषा का विकास तो अभी इस अवस्था में होगा नहीं, तो इशारे से कभी बताते हैं, किसी गत्यात्मक अवस्था का बताते हैं। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रिया करता है, वो रोएगा, रिफ्लेक्सेस उसके होंगे, वो भूख जब उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा। इसे हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, वो सरल क्रिया होती है। इस अवस्था को 6 उप अवस्था में बांटा गया है। अब 6 अवस्था आपको पढ़नी नहीं है कि 6 अवस्था आपको पढ़नी है कि आप सेंसरी मोटर स्टेज की 6 और अवस्था को लेकर बैठ जाए, वो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, उनके रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे कि आप उससे समझ सकते हैं कि ये संवेगी अवस्था का सेंसर, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ओनली 5 सेंसर्स पे काम कर रहा है। जहाँ पे सेंसर्स आपको दिखाई दे वहाँ पे आप टिक कीजिए सेंसरी मोटर स्टेज। जरूरी नहीं है कि आप रट के जाएं कि वहाँ पे बच्चा ज्ञानेंद्रिय के उसमें सीखता था, ये हो रहा था। आप जानते हैं ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, उससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन आए आप सीखिए। और सेकंड स्टेज थी हमारी क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या सोचता है, आसपास की वस्तुओं और प्राणियों में शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। जैसे उसके आसपास की चीज़ें होती हैं इस अवस्था में। सेंसरी मोटर स्टेज से आगे निकल गया है वो, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, वो आसपास की वस्तुओं को ऑब्जर्व करने लगता है, और प्राणियों और शब्दों में, जैसे शब्दों और वस्तुओं में संबंध स्थापित करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे जो है खेल और अनुकरण करके सीखते हैं, मतलब इमिटेशन करके सीखते हैं, दूसरों को देख के सीखते हैं, खेल करके सीखते हैं। अगला पॉइंट, इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तु के रूप में देखते हैं। वो 4 वर्ष तक अब जो भी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे मान लीजिए उसके लिए उसकी गुड़िया है, तो वो उसमें भी जीवन समझता है कि ये मैं इससे बातें करता हूँ, तो वो अपनी गुड़िया से बात करता है कि ये खाना खा ले मेरे साथ, या वो कर ले। तो उसी के लिए ही अपने आप वो समझ लेता है कि मैं निर्जीव वस्तुओं में सजीव की वो होता है। कि मान लीजिए बच्चा गेंद के साथ गया, तो गेंद उसकी लग गई तो वो रोता है, तो जब बड़े लोग होते हैं तो उस गेंद को मारते हैं और वो चुप हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ से कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं में सजीव को समझता है। अगला पॉइंट है, बच्चे समझते हैं कि दुनिया उन्हीं के आसपास है, इसे
पियाजे ने आत्मकेंद्रिता ईगो सेंट्रिज्म के नाम से नाम दिया है। बच्चे को कुछ नहीं दिखता अपने आप के अलावा, मतलब उसकी चीज़ किसी ने ले ली तो वो क्यों ले ली। आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चे की चीज़ ले लेते हैं तो वो आपसे रोता है कि ये मेरी चीज़ है, इसे मुझे वापस दो, और किसी को नहीं दे सकता कि अगर उसका सिबलिंग भी है तो वो सिबलिंग को भी मतलब देने में वो करता है कि मैं इसे नहीं दूंगा, ये मेरी है और इसने मुझे ऐसा कहा, वो डिस्क्राइब कर देता है, मतलब वो कर देता है। आप जान सकते हैं कि इसकी स्टेज की क्या है, 2 से 7 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड शुरू हो चुका है इसका बच्चे का। आप समझने की कोशिश कीजिए, अर्ली चाइल्डहुड शुरू हो चुका है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, बच्चे भाषा सीखने लगते हैं। इस वक्त में बच्चे शब्द बनाने लगता है, भाषा सीखने लगता है और दूसरों से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट, वे रटना शुरू करते हैं, अर्थात वो रटकर सीखते हैं। बच्चे समझते नहीं हैं। बच्चे को अगर आप कुछ भी दे दो, जैसे कि हम अल्फाबेट दे देते हैं तो वो उसे रटता है, ए से जेड तक उसे रटेगा, इसे समझने की कोशिश नहीं करेगा। इसमें समझ इस अवस्था में समझ उत्पन्न नहीं होती है। अगली स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। इस स्टेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेज को समझना, क्वेश्चन को समझना बड़ा ही सरल है अगर आप इस स्टेज को समझ लेंगे तो। कैसे समझेंगे, आप कंसेप्चुअली समझिए, रटिए मत, कंसेप्चुअली समझिए, जैसे समझिए। देखिए क्या इसमें, इसका पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं। इस अवस्था में बालक वो नहीं करते। इसका पीरियड क्या है, 7 से 12 साल, मतलब लेटर चाइल्डहुड में बच्चे सब चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं, हर समय करने के लिए तैयार होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, कभी भी कैसे भी तो थकते नहीं है, कभी भी नेगेटिव नहीं जाते कि ये नहीं होगा मुझसे। तो यथार्थवादी होते हैं। तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, रीजनिंग लगाने लगते हैं बच्चे, रीजनिंग, अब मैं इस काम को कर सकता हूँ। अमूर्त समस्या की समस्या का समाधान नहीं कर सकता था, अमूर्त समस्या को नहीं समझ सकता कि मैं अभी किसी समस्या के समाधान के लिए अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देता है। उस जैसे कि मान लीजिए ये सब लेटर चाइल्डहुड है, अब हम गेंद का ये एग्जांपल लेते हैं तो बच्चा उसे समझ सकता है कि ये प्लास्टिक की है, या और उसके गुणों के बारे में बता देगा ये हार्ड है या वो है, उसको गुणों के साथ समझना शुरू करता है। लेकिन उसके बारे में कॉन्क्रीट ही अभी नहीं सोच सकता, सामने देख के ही सोच सकता है, कॉन्क्रीट ही सोच सकता है उसके बारे में। मतलब कॉन्क्रीट मतलब सामने चीज़ रखी है और उससे हमें इवेल्युएट करना है, उसके बारे में जानना है। हम उसके बारे में वो नहीं जान सकते कि वो कैसे बनी है, किस प्रोसेस से बनी है, कैसे बनी है, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, मतलब अमूर्त चिंतन है। और इस अवस्था में ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से सीखता है। ठोस वस्तुओं का मतलब जैसे कि हम उसे कोई भी चीज़ सिखाएं तो उसे दिखा के सिखा सकते हैं। जैसे हम उसे पढ़ाना है, लीफ पढ़ानी है, लीफ नहीं, मान लीजिए आपको खेल में कोई भी चीज़ ऐसी पढ़ानी है, जैसे कि प्लस पढ़ाना है तो आप प्लस लीजिए, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी लीजिए कि जो टुकड़ों में बटी हुई हो, और उसके सामने उसे कि ये इतने हो गए, ये इतने हो गए, ये इसके इतने टुकड़े हैं और इतने टुकड़े मिलके इतना बनाते हैं। तो वो देख के सीखेगा कि ये इसका टुकड़ा है, ये इसका टुकड़ा है, तो हम उसके देख के उसे समझ के बना लेते हैं। वो समझ जाता है कि ये इतने टुकड़े मिलके इतने टुकड़े बनाएंगे, तो वो ठोस मतलब कॉन्क्रीट ही समझ पाएगा। इस अवस्था में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्ययों का विकास होता है। नंबर फर्स्ट, कंजर्वेशन, संबंध और क्लासिफिकेशन। कंजर्वेशन मतलब वो चीज़ों को समझने लगता है। जैसे कि कंक्रीट है हमारा, तो वो किसी चीज़ की लंबाई है, किसी चीज़ की चौड़ाई है, किसी चीज़ की वो है, उसे देख के उसे कंजर्व करने लगता है कि ये ऐसे ऐसे है। रिलेशन बनाने लगता है कि ये चीज़ इसमें यूज होती है, ये चीज़ इसमें यूज होती है। क्लासीफाई करने लगता है कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ये चीज़ें। और मान लीजिए अलग जैसे बिखराव होता है तो बच्चा समझने लगता है कि हमें इस चीज़ को इस जगह रखना है। अगर वही चीज़ बिगड़ी हुई है तो किताब को बुक सेल में जो बुक है उसे बुक सेल में रखना है। टेबल पर कोई चीज़ रखनी है तो उसे टेबल पर, ऐसा नहीं है कहीं फेंक दे, उसे क्लासीफाई करने लग जाता है। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशन को इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लगभग डेवलपमेंट जो है इसी अवस्था में होना प्रारंभ हो जाता है। लगभग जो डेवलपमेंट है इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कंजर्वेशन किस अवस्था में शुरू हो जाता है, तो आप कॉन्क्रीट ऑपरेशन लगाइए। बच्चा वहाँ पे ऐसे नहीं देगा कि बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशन में ये शुरू हो जाता है, उसमें देगा कि बच्चा तो चीज़ों में संबंध बनाने लगता है, वो किस क्रिया या किस काल का उदाहरण है, तो आपको उसमें लाना पड़ेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। या आप ये भी सोच सकते हैं कि बच्चा उसमें दे देगा कि बच्चा किस चीज़ को क्लासीफाई करता है, किस स्टेज में क्लासीफाई करने लग जाता है, व्यवहारिक किस अवस्था में होता है, बच्चा कहीं नेगेटिव नहीं जाता है, वो कौन सी स्टेज है। जिन प्याज के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको समझ के करना पड़ता है। अगली स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये लास्ट स्टेज है इसकी, ये चलने वाली है 12 साल से एडल्टहुड तक ये स्टेज चलती है। इसमें क्या होता है, चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। वो चिंतन करता है एक सीरियस सीक्वेंस वाइज, समझ के आप उसे उदाहरण दे सकता है कि ये ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे समझ सकता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। किसी भी अगर वो प्रॉब्लम में फंसता है
तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो सोचने लग जाता है कि मैं इस चीज़ को ऐसे ऐसे सोच सोच के ऐसे निकाल सकता हूँ। बालक विसंगतियों को समझने लगता है। वो समझने लगता है कि मेरे लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है। विसंगतियाँ यहाँ से ऑपरेशन, वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, क्यों कि वो समझने लगता है मेरे साथ क्या गलत है, कौन सही है, क्या सही है। अमूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित करता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन वो होता है जैसे कि आप किसी चीज़ को सामने देख के उसके बारे में प्रकट कर सकते हैं, वो चीज़ सामने ना हो और उसके बारे में आप विचार प्रकट करें, चिंतन करें, तर्क वितर्क करें, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त तथ्य, किसी चीज़ के बारे में जो तथ्य निकाले जाते हैं बगैर देखे, उसे अमूर्त तथ्य कहते हैं। प्रतीकात्मक शब्दों, रूपों, उपनामों आदि का बोध आदि का विकास होने लगता है। प्रतीकों को समझने लग सकता है, शब्दों में गहराई में सोचने लग सकता है, रूप देख के, रूपों को उसके शेप देख के उसके बारे में समझना शुरू कर देता है। किसी अवस्था में उसकी द्रव्य पहचानने की, मतलब द्रव्य जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पहचानने की वो विकसित हो जाती है। उपनामों को समझने लगता है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। ये अंतिम अवस्था होती है, लेकिन विकास रुकता नहीं है, विकास चलता रहता है। अब जब भी आप सीडी पे पढ़ेंगे तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है कि विकास जीवन भर चलता है। इन 4 स्टेजों में जीन पियाजे ने सिर्फ ये बताया कि बच्चा यहाँ आके कैसे सीखता है, कैसे अपने आप को मेंटली एडेप्टेट करता है, मेंटली कैसे अब समस्या समाधान के आगे डेवलप करता है, सॉल्यूशन कैसे निकालता है। आप हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सर्कल से जुड़े रहते हैं। आप इसकी पीडीएफ हमारे को टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। एक्सेल स्टडी सर्कल के नाम से हमारा चैनल है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, कंसेप्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। दिस इज अमित कुमार। थैंक यू सो मच।